Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 15th of September 2020. तो 15 सितंबर 2020 का कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे. बिफोर वी स्टार्ट, दोज हु वांट टू जॉइन आर वेरियस सोशल मीडिया ग्रुप्स और दोज हु वांट टू जॉइन टेम्स टेलीग्राम ग्रुप एक्सेट्रा, दे कैन जॉइन अस फ्रॉम द लिंक्स गिवन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो. नीचे और भी वीडियोज़ की भी लिंक दी है, टॉपर स्टॉक जो कि ये सारी चीज़ें हैं वो नीचे लिंक दी है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट, जिनके आंसर्स आपको करने हैं. पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा. नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं. पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी रजिस्टर्ड एज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 ऑफ 1860. It was fully financed by the Ministry of Culture, Government of India. Which of the following are correct? One only, two only, both here, none. Question number 2 is the Ecological Threat Register report. Ecological Threat Register report, sometimes seen in news, is recently released by. कौन इसको रिलीज करता है Ecological Threat Register report को? Options are A, Economist Intelligence Unit, B, World Wildlife Fund for Nature, C is Institute for Economics and Peace, या डी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. क्वेश्चन नंबर 3 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020. तो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं. पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इंडिया शोज ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट ऑन द इंडेक्स ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम रैंकिंग. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इट वाज रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन. सो लेट्स सी दी आंसर्स ऑल्सो. अगर आपको आंसर करना है, जैसे कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर नहीं कर रहे हैं एंड वीडियोस को लाइक नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ दो चीज़ें आप अपनी तरफ से कर सकते हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट ज़रूर कर सकते हैं. मैं आपको पहले भी कहा है, जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है, जो चीज़ें भी कुछ रिकमेंडेशंस आपको देने के, सर इस तरह के वीडियोस बनाइए, ये बनाइए, वो सारी चीज़ें आप कमेंट में ही करेंगे, तभी हमको पता चलेगा. ठीक है ना. सो दैट इज़ अ टू वे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. जब आप कमेंट करते हो तो वी रीड दैट कमेंट एंड उसके अकॉर्डिंग ही वीडियोज़ की फ्रेमिंग या जो भी पैटर्न चेंज होता है वो सब किया जाता है. ठीक है ना. तो आप अपनी तरफ से कर सकते हैं. पहला क्वेश्चन पूछा था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ही सही है. बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, है ना. इंडिपेंडेंट एंटिटी है, रजिस्टर्ड अंडर द ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860 एंड इसकी फाइनेंसिंग मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से होती है. इसके बारे में भी आपको थोड़ा डिटेल दूंगा. इकोलॉजिकल थ्रेट रजिस्टर रिपोर्ट जो आती है वो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, सी यानी कि आंसर होगा इसका. ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 के रिगार्डिंग स्टेटमेंट पूछे हैं, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है. क्यों? क्योंकि इंडिया की जो रैंकिंग है वो डिक्रीज हुई है इन द इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स. देखो नीचे लिखा है, इंडिया स्लिप्ड 26 प्लेसेस फ्रॉम 105 टू 105 अमंग 162 कंट्रीज. तो हमारी रैंकिंग 105 हो गई है और हम 26 स्टेप प्लेसेस नीचे गिर गए हैं, है ना. तो उसमें पहला स्टेटमेंट था कि इंप्रूवमेंट हुआ है, तो ऐसा नहीं है. दूसरा उसमें स्टेटमेंट था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, ये भी गलत है. क्यों? क्योंकि इसको कनाडा का फ्रेजर इंस्टीट्यूट निकालता है. ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स फ्रेजर इंस्टीट्यूट निकालता है, तो उसको आपको याद रखना है. इंडिया की परफॉर्मेंस वर्स हुई थी, ना कि इंप्रूव हुई थी. अब मैंने आपको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में बताना था. तो अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि परेश रावल जो है एक्टर हैं, ही हैज़ बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सोसाइटी. ठीक है ना. नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरमैन किसको बनाया गया? एक्टर परेश रावल को बनाया गया. एनएसडी के बारे में अगर बताऊं तो पहले ये सेटअप हुआ था संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा एज इट्स कंस्टिट्यूएंट यूनिट इन 1959. 1959 में इसको बनाया गया था एज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ संगीत नाटक अकेडमी. लेकिन 1975 में 1975 में इसको क्या किया गया? इसको इंडिपेंडेंट एंटिटी बना दिया गया और इसका रजिस्ट्रेशन हो गया अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 ऑफ द 1860 एंड ये फुल्ली फिनेंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. तो दीज आर द पॉइंट्स रिगार्डिंग नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, और आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, उनके एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ गए होंगे. आगे मूव करते हैं. मॉनसून सेशन का डे 1 था, क्वेश्चन आर नहीं हुआ. आगे 11th पेज में आपको क्वेश्चन आर के बारे में पूरा डिटेल दूंगा. इनफैक्ट 0 आर दूंगा, क्या टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है वहाँ पे भी, क्योंकि दोबारा से ये न्यूज़ आएगी तो वहाँ पे मैंने इसकी डिटेल दी है. तो अभी आप थोड़ा बने रहें. अगली जो न्यूज़ है, सेंटर अपोजेस मूव टू रिकॉग्नाइज सेम सेक्स यूनियंस. अब सेंटर ने मंडे में बेसिकली अपोज किया है. दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन गया था जिसमें सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने की बात की जा रही है. ठीक है ना. सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर, बट सेंटर ने अपोज किया है सेम सेक्स मैरिज को. उन्होंने कहा है कि आवर लीगल सिस्टम, सोसाइटी एंड वैल्यूज, दे डू नॉट रिकॉग्नाइज मैरिज बिटवीन द सेम सेक्स कपल्स. अब आपको अगर सेक्शन 377 पता होगा, सेक्शन 377 में जो था उसमें क्या था कि सेम सेक्स का जो सेम
सेम सेक्स का इंटरकोर्स या इन सब चीज़ों को डीक्रिमिनलाइज किया गया था। बाय द सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज किया गया। तो ये जो चीज़ें थी बेसिकली अभी रिसेंटली की गई थी, बट सेम सेक्स मैरिज अलाउड नहीं है। दिस इज़ द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। अगर स्टेटमेंट आता है कि जब अभी रिसेंटली सेक्शन 377 के रिगार्डिंग अगर स्टेटमेंट पूछा जाए कि सेम सेक्स इंटरकोर्स जो है वो डीक्रिमिनलाइज्ड है, तो यस इट इज़ डीक्रिमिनलाइज्ड, है ना। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि सेम सेक्स मैरिज अलाउड है, तो दैट इज नॉट अलाउड, दैट इज नॉट अलाउड। तो केवल होमोसेक्सुअलिटी एंड लेस्बियनिज्म, ये दोनों चीज़ों को ही अलाउ किया गया था। 2018 जजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इट मेयरली डीक्रिमिनलाइजेस मतलब इसमें क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाएगा लेस्बियनिज्म को और होमोसेक्सुअलिटी को, नथिंग मोर नथिंग लेस, मतलब आप इसको मैरिज से ना जोड़ें। एंड 2018 में दीपक मिश्रा के अंतर्गत, ही वॉज द चीफ जस्टिस दैट टाइम, दीपक मिश्रा, ही यूनानिमसली हेल्ड दैट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ प्राइवेट कंसेंशुअल सेक्सुअल कंडक्ट बिटवीन एडल्ट्स ऑफ द सेम सेक्स, ठीक है ना। तो जो सेक्सुअल कंडक्ट होता है एडल्ट्स ऑफ द सेम सेक्स, यानी कि मेल टू मेल, फीमेल टू फीमेल, अंडर सेक्शन 377 ऑफ द इंडियन पीनल कोड इज क्लियरली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो जो क्रिमिनलाइजेशन वाला पार्ट था सेक्शन 377 का, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, इसलिए उसको उन्होंने डीक्रिमिनलाइज कर दिया। तो ऑथर का ये कहना है, यानी कि जो गवर्नमेंट है उसका ये कहना है कि केवल इतना ही किया गया है, नथिंग मोर नथिंग लेस। ये नहीं सोचे आप कि ये मैरिज को अलाउ करता है। तो अभी दिल्ली हाई कोर्ट में बेसिकली पिटीशन चल रहा है, गवर्नमेंट जो है उसका अपोज कर रही है एंड अपोज इसी वे में कर रही है। अब आपको थोड़ा सा मैं इन्फ्लेशन के बारे में बताता हूँ। देखो इन्फ्लेशन दो तरीके के हो रहे हैं, एक है हेडलाइन इन्फ्लेशन, ये दो टाइप के इन्फ्लेशन समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा है आपका कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब कि समझ लो ओवरऑल इन्फ्लेशन ऑफ द इकोनॉमी। हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, ओवरऑल इन्फ्लेशन ऑफ द इकोनॉमी, इसमें सारे पार्ट्स आ जाते हैं, फूड, फ्यूल, सब कुछ इंक्लूड कर दिया जाता है। लेकिन अगर हम सिर्फ कोर इन्फ्लेशन की बात करें, जब कोर इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो हम इन्फ्लेशन माइनस द फूड एंड फ्यूल, मतलब कि उसमें फूड और फ्यूल का इन्फ्लेशन नहीं जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि फूड और फ्यूल के प्राइसेस ऐसे माने जाते हैं कि दे आर वोलाटाइल प्राइसेस, है ना, इनको वोलाटाइल प्राइस माना जाता है। इस कारण से हम फूड और फ्यूल को इंक्लूड नहीं करते हैं और कोर इन्फ्लेशन में फूड और फ्यूल को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। सो दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड रिमेंबर। NGT asked CPCB to come up with SOP for eateries on highways। तो बेसिकली NGT ने ये CPCB को कहा है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कहा है कि वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाए फॉर ईटरीज अलॉन्ग द हाईवेज विद इन 2 मंथ। तो जो भी ईटरीज होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, एंड किस तरीके से उनके क्या SOP होनी चाहिए, कैसे वो डंप करेंगे वेस्ट को, ये सारी चीज़ें आप इन चीज़ों को बना। मेन जो है वो ईटरीज या रेस्टोरेंट्स के द्वारा जो वेस्ट डंप होता है हाईवेज के साइड वेज, उसके बारे में ये टोटल ये SOP बनाने की बात की जा रही है। NGT आप सबको पता है, NGT 2010 के NGT एक्ट के थ्रू बना था, ठीक है ना। और ये बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हैं, बट दे आर नॉट बाउंडेड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। दे आर नॉट बाउंडेड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, बट दे फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। इंडिया इज द थर्ड कंट्री टू हैव अ मैकेनिज्म लाइक NGT। फर्स्ट कंट्री वॉज ऑस्ट्रेलिया, सेकेंड कंट्री वॉज न्यूजीलैंड। अब दो एक्ट्स हैं जिसके केसेस डायरेक्ट NGT नहीं देखता है। एक है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, एक है फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927, जो कि बाद में फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006 बना। ओके, फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006। तो ये बेसिकली एक्ट्स आपको याद रखने जिनको ये नहीं देखता है, अदरवाइज बाकी एक्ट्स को ये देखता है। CPCB के बारे में बोलूँ तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। ये बेसिकली कहना चाहिए कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज की ये टेक्निकल आर्म है। ओके, टेक्निकल आर्म है। जैसे कि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स को मॉनिटर करने का काम भी CPCB करता है। अब नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स का मैंने नाम ले लिया, तो याद रखिएगा नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8 पॉल्यूटेंट्स होते हैं। PM10, PM2.5, NO2, SO2, O3, CO एंड NH3, PB। यानी कि PM10, PM2.5, NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, O3 ओजोन, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, NH3 अमोनिया, PB लेड। दीज आर द पॉल्यूटेंट्स मॉनिटर्ड अंडर द नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। जब हम नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करेंगे तो उसमें 4 पॉल्यूटेंट और बढ़ा दिए जाएंगे। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स में और कौन से एक्स्ट्रा 4 पॉल्यूटेंट्स आ जाते हैं। दिस इज अ क्वेश्चन टू यू। CPCB जो बना था वो वाटर प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 के थ्रू बना था। याद रखिएगा, वाटर प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। बाद में 1981 में एयर
पॉल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट आ गया था, वो भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया था, ठीक है ना। एक सिस्टम इंडिया में चलता है सफ़र सिस्टम, ठीक है ना। सफ़र मतलब कि स्टेट ऑफ एयर एंड वेदर फोरकास्टिंग जो सिस्टम है, जो कि IITM पुणे यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी पुणे ने बनाया है ये सफ़र सिस्टम को। तो ये भी बेसिकली इसको भी मॉनिटर करने का काम, एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स को मॉनिटर करने का काम ये करता है, और ये CPCB के अंतर्गत रहता है। सो दैट दीज आर द थिंग्स विच यू शुड रिमेंबर इन दिस न्यूज़ आइटम। दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, और क्या न्यूज़ आइटम्स है इंपॉर्टेंट। सो स्पोर्ट्स पर्सन स्क्रैम्बलिंग टू गेट बैक ऑन ट्रैक इन मध्य प्रदेश। अब देखो मतलब ये एग्जैक्टली जो ये मैं न्यूज़ बता रहा हूँ ये MPPSC वालों के लिए बताऊंगा, तो अगर आप MPPSC में इंटरेस्टेड नहीं है तो यू कैन स्किप दिस न्यूज़ आइटम एज वेल। इसमें क्योंकि MPPSC कहता है प्लेयर्स और उनके स्पोर्ट्स के नाम पूछता रहता है, तो इसमें देखो कुछ नाम, जैसे ज्योति विश्वकर्मा का नाम है। ज्योति विश्वकर्मा जो है इक्वेस्ट्रियन से रिलेटेड है, ज्योति विश्वकर्मा याद रखेंगे, घुड़सवारी से रिलेटेड है, याद रखिएगा। इसके अलावा जो नाम है, जो बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है, इसके अलावा ऐश्वर्य प्रताप सिंह यानी 50 मीटर जो कि शूटिंग और इन से रिलेटेड है, ठीक है ना, ऐश्वर्य प्रताप सिंह। उसके अलावा आप याद रखिएगा जैसे कि यहाँ पे हर्षिता तोमर का नाम है, लेज़र 4.7 ओपन है, मतलब कि ये जो आपकी बोटिंग और इससे रिलेटेड है हर्षिता तोमर, एंड लेज़र 4.7 ओपन इवेंट से रिलेटेड है, मतलब कि है ना, तो इसको याद रखिएगा। और सेलिंग से देन राममिलन यादव भी उसी से रिलेटेड है, राममिलन यादव भी उसी से रिलेटेड है, तो ये कुछ नाम याद रखिएगा। इसके अलावा चिंकी यादव पिस्टल शूटर है, चिंकी यादव 25 मीटर पिस्टल शूटर, तो ये भी आपको याद रखना है। दीज आर द नेम्स इंपॉर्टेंट, इनको याद रखिएगा। एडिटोरियल सेक्शन में आते हैं, द कॉस्ट ऑफ पीस। सबसे पहला जो एडिटोरियल है द कॉस्ट ऑफ पीस। अब यहाँ पे बात चल रही है तालिबान फेस टू फेस विद द अफगानिस्तान गवर्नमेंट, अशरफ घनी एंड अफगान सिविल सोसाइटी। तो ये फाइनली अभी ये टॉक्स हुई हैं, याद रखिएगा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टॉक्स हुई हैं कहाँ पे? दोहा में। दोहा टॉक्स इनको बुलाएगा। अब देखो दोहा टॉक्स, दोहा राउंड उससे भी रिलेटेड है आपका। दोहा राउंड जो है वो WTO से रिलेटेड है, मेक अ डिफरेंस हियर। दोहा राउंड इज रिलेटेड टू WTO एंड दोहा टॉक्स रिसेंटली हेल्ड इज रिलेटेड टू अफगानिस्तान गवर्नमेंट, अफगान सिविल सोसाइटी एंड तालिबान। इनके बीच में जो पीस प्रोसेस फॉर द अफगानिस्तान जो चल रहा है वो दोहा टॉक्स है, ठीक है ना। Now these Doha talks are a key outcome of US तालिबान एंड US अफगानिस्तान एग्रीमेंट। तो ये जो मीडिएटर का काम किया है वो US ने किया है, US तालिबान से और US अफगानिस्तान से, दोनों की टॉक्स हुई थी। उसके बाद अब ये दोहा टॉक्स हुई हैं जिसमें कि अफगानिस्तान सिविल सोसाइटी, अशरफ घनी एंड तालिबान फोर्सेस, तीनों के तीनों एक साथ बैठ करके डिसाइड कर रहे हैं। ना बहुत सारे रीजंस के कारण ये जो टॉक्स थे भी डिले हो रहे थे। क्यों? क्योंकि तालिबान ने एक प्री कंडीशन लगाई थी दैट देयर शुड बी अ रिलीज ऑफ ऑल इट्स प्रिजनर्स। तालिबान के सारे प्रिजनर्स का रिलीज होगा। तो हुआ क्या था बेसिकली, उन्होंने, तालिबान ने कहा कि आप तो पूरे प्रिजनर्स को रिलीज़ करेंगे प्लस दे विल नॉट एक्सेप्ट द सीज फायर एज वेल। तो हुआ ये था कि इससे डिले हो रहा था, और धीरे धीरे हुआ जो निगोशिएशन होते गए, देन दे डिसाइडेड दैट कि उनके डिफरेंसेस को ओवरकम करके उनको अब ये करने की ज़रूरत है कि बेसिकली वो ओवरकम करें इस चीज़ को, एंड फिर उसके उन्होंने उनके प्रिजनर्स को छोड़ने की बात को एक्सेप्ट की। लेकिन पहले उन्होंने कहा कि हम सारे प्रिजनर्स को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि 5000 से ज़्यादा प्रिजनर्स थे। तो तालिबान ने कहा कि हम सारे प्रिजनर्स को नहीं छोड़ सकते, और अफगानिस्तान ने कहा कि हम सारे प्रिजनर्स को नहीं छोड़ सकते, अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने। और 400 ऐसे लोग थे जो सीरियस क्राइम्स में थे, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी। तो बेसिकली यहाँ पे बाद में और ज़्यादा टॉक्स हुई, और फिर मतलब यही डिले होता गया, एंड फ्रांस ऑस्ट्रेलिया ने इसका अपोज भी किया था इन सब चीज़ों का ना। अब इस बार देखो, अब जब टॉक्स हुई तो इस बार एक नई चीज़ हुई है। नई चीज़ क्या हुई इस बार नई चीज़ ये हुई कि इस बार जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो भी इस बार अटेंड किया उन्होंने इनॉग्रल सेरेमनी को, दोहा को, वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आवर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर अटेंडेड द इनॉग्रल सेरेमनी इन दोहा वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एंड इट वॉज द फर्स्ट एवर एड्रेस बाय एन इंडियन ऑफिशियल एट अ गैदरिंग दैट इंक्लूड्स द तालिबान। तो ये पहली ऐसी मीटिंग थी जिसको कि इंडियन ने अटेंड किया था जहाँ पे तालिबान हो, क्योंकि इंडिया का जो स्टैंड है बहुत क्लियर स्टैंड है। इंडियाज स्टैंड इज़ वेरी क्लियर, एंड इंडिया का स्टैंड क्या है? इंडिया का स्टैंड ये है कि अफगान लेड प्रोसेस होनी चाहिए, अफगान लेड पीस प्रोसेस होनी चाहिए, एंड तालिबान को इंडिया अभी भी एक टेररिस्ट ग्रुपिंग मानता है। इंडिया स्टिल कंसीडर्स तालिबान एज द टेररिस्ट ग्रुपिंग,
और इंडिया का ये मानना है कि अगर तालिबान रहा या तालिबान उसमें पावर में आता है देन दैट माइट लीड टू द एंड ऑफ डेमोक्रेसी। इसीलिए इंडिया ने ये भी कहा है, इंडिया इंडिया होप्स दैट इट विल नॉट कम, द पीस इन अफगानिस्तान विल नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ गेन्स मेड बाय अफगानिस्तान इन द पोस्ट तालिबान एरा। जो गेन अफगानिस्तान ने ऑलरेडी कर लिए हैं उनके कॉस्ट पे ना हो ये पीस प्रोसेस, यानी कि डेमोक्रेसी के कॉस्ट पे ना हो, इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नेंस के कॉस्ट पे ना हो, राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज के कॉस्ट पे ना हो एंड राइट्स ऑफ द वुमेन के कॉस्ट पे ना हो। दिस इज व्हाट इंडिया एक्सपेक्ट्स फ्रॉम दिस पीस प्रोसेस। तो दिस वाज अ वेरी गुड आर्टिकल एंड इसमें आपको ओवरऑल थोड़ा इशू समझ में आ गए होंगे। दोहा टॉक्स के बारे में जरूर याद रखना, कैसे दोहा टॉक्स तक हम पहुंचे, इंडिया ने क्या किया इस बार, क्या एक्सपेक्टेशंस इंडिया के हैं, इंडिया का स्टैंड क्या है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। दूसरा जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो है अर्बन एम्प्लॉयमेंट एज द फोकल पॉइंट। अब ऑथर ने यहाँ पे उठाया कि जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर गई है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर गई है एंड बहुत सारे सेक्टर्स जो हैं वो श्रिंक करते जा रहे हैं। और कौन से सेक्टर श्रिंक कर रहे हैं? जो कि मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या एनालिसिस किया गया कोविड-19 और इन सबको देखते हुए, एनालिसिस ये हुआ कि मेजर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आर श्रिंकिंग एंड दो सेक्टर्स आर श्रिंकिंग मेजरली विच प्रोवाइड द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट। वो सेक्टर सबसे ज़्यादा श्रिंक कर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। अब ऑथर ने यहाँ पे कहा है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो था वो जून में लॉन्च किया गया था, विच वॉज एम्ड टू प्रोवाइड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज इन द रूरल इंडिया, ठीक है ना। एंड गरीब का एंड इट कुड बी एन इमीडिएट रिलीफ। द 50,000 करोड़ एम्प्लॉयमेंट स्कीम कैन नॉट बी अ सब्सटीट्यूट फॉर अर्बन जॉब। ये इमीडिएट रिलीफ जरूर प्रोवाइड कर सकता है गरीब कल्याण रोजगार अभियान, लेकिन क्या ये पूरे अर्बन जॉब का जो सब्सटीट्यूट है वो बन सकता है? तो ऐसा ऑथर ने कहा कि ये नहीं बन सकता, कैन नॉट बी अ सब्सटीट्यूट फॉर दैट। इसलिए ज़रूरी ये है कि एक अर्बन एम्प्लॉयमेंट को, जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट है या अर्बन जॉब्स हैं, उनको एक तो सिक्योर बनाया जाए और उनकी वल्नरेबिलिटीज़ को ख़त्म किया जाए। देयर द वल्नरेबिलिटीज़ रिलेटेड टू अर्बन एम्प्लॉयमेंट, उनको ख़त्म किया जाए, ठीक है ना। अब ऑथर ने बताया कौन कौन से सेक्टर से श्रिंक कर रहे हैं। तो ऑथर ने कहा सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन सेक्टर से श्रिंक किया है 50% तक, ट्रेड होटल्स एंड अदर सर्विसेज 47%, मैन्युफैक्चरिंग 39%, माइनिंग 23%। दे आर द सेक्टर्स दैट क्रिएट द मैक्सिमम न्यू जॉब्स इन द इकोनॉमी। ये वही सेक्टर्स हैं, कंस्ट्रक्शन हो गया, ट्रेड होटल हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, माइनिंग हो गया, ये वो सेक्टर्स हैं जो मैक्सिमम जॉब्स क्रिएट करते हैं और यही सबसे ज़्यादा श्रिंक किए हैं, ठीक है ना। तो ये सब ऑथर ने यहाँ पे बोला। अब ऑथर ने इसके अलावा ये भी बोला कि ये तो देखो श्रिंक तो किए ही है, प्लस एक और इवेंट हुआ है रिवर्स माइग्रेशन का। देयर हैज बीन एन इवेंट ऑफ रिवर्स माइग्रेशन एज वेल। अब रिवर्स माइग्रेशन क्या है कि जो लोग शहरों से वापस गांव में आ गए हैं, अब शहरों से वापस गांव में आए एंड जो आपका विलेज इकॉनमी था, क्या वो इतना स्ट्रांग था कि वो इन सारे जो नए लोग आ रहे थे रिवर्स माइग्रेशन से उनको एब्जॉर्व कर सके? तो नहीं, ऐसा भी नहीं था। ओके, दिस वॉज ऑल्सो नॉट द केस। तो हुआ क्या, बेसिकली हुआ ये कि एक तो रिवर्स माइग्रेशन के कारण लोग बढ़ गए और दूसरा ये ऑलरेडी कोविड-19 पैंडेमिक का, तो वल्नरेबिलिटीज और ज़्यादा बढ़ गई और अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। इंडिया में जो वल्नरेबिलिटी है वो ज़्यादा है मोर देन अदर साउथ एशियन रीजन्स। वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट कैसे होता है? बेसिकली वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इनएडिक्वेट अर्निंग होती है, लो प्रोडक्टिविटी होती है उसकी एंड डिफिकल्ट कंडीशंस ऑफ वर्क होता है दैट अंडरमाइन द बेसिक राइट्स ऑफ द वर्कर। तो अगर आपको देखना है कि वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट है नहीं तो उसकी इनएडिक्वेट अर्निंग होगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी एंड उसकी जो कंडीशंस ऑफ वर्क होगी दे विल बी वेरी पुअर एंड दैट विल अंडरमाइन द बेसिक राइट्स ऑफ द वर्कर्स। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें होती हैं। ILO की अगर हम बात देखें, अगर हम ILO के डेटा को देखें तो अकॉर्डिंग टू द ILO of the 535 million labor force in India in 2019, some 398.6 million will have poor quality jobs। तो 535 मिलियन लेबर फोर्स में से 398 मिलियन जो वर्क फोर्स है हमारी वो पुअर क्वालिटी जॉब्स में है। पुअर क्वालिटी जॉब्स मतलब कि जहाँ पे इनफॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा है और जहाँ पे वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें वहाँ पर हैं। अब ऑथर ने कहा है कि यही सारी चीज़ें हैं जिनको हम पॉलिसी इंटरवेंशंस के थ्रू सिक्योर कर सकते हैं, लाइवलीहुड को सिक्योर कर सकते हैं एंड वी कैन एड्रेस दीज प्रॉब्लम्स। ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करना है हमको एंड हमको वल्नरेबिलिटीज़ को डिक्रीज करना है। दो मेन चीज़ें हैं जिसको हम देखना है। फर्स्ट इज दैट क्रिएट मोर जॉब्स एंड second is reduce the vulnerabilities of the existing jobs, reduce the vulnerabilities
ऑफ द एग्जिस्टिंग जॉब। अब वल्नरेबिलिटीज कैसे रिड्यूस कर सकते हो? अगर आप इनएडिक्वेट इनकम है तो उनको डिसेंट वेजेस करो, है ना। अगर आप डिसेंट वेजेस दोगे तो उनकी इनएडिक्वेट इनकम कम हो जाएगी। देन उनको आप जॉब सिक्योरिटी दोगे अगर, तो उसकी जो इनसिक्योरिटी वो है, उनको प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस दो। जैसे ऊपर है कि पुअर वर्किंग कंडीशन, तो प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस दो, तो इससे वल्नरेबिलिटीज तो खत्म हो ही जाएंगी। और नए जॉब्स अगर आपको निकालने हैं तो उसके लिए आपको कुछ नई स्कीम्स चाहिए। देयर यू शुड नीड सम न्यू स्कीम्स एज वेल, ठीक है ना। ऑथर ने कहा कि वल्नरेबिलिटी क्यों रह गई हमारे इंडिया में, पुअर क्वालिटी जॉब्स क्यों रह गए? क्योंकि जब हमारे इंडिया में स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो हमने क्या किया, हम लोअर टू हायर वैल्यू एडेड सेक्टर्स में चले गए। सेक्टर्स में हम लोअर टू हायर वैल्यू एडेड में ज़रूर गए, लेकिन जो हमारी मतलब कि लोअर टू हायर वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ में हम नहीं गए। हम सेक्टर्स तो हमने चेंज किया, लेकिन हमारी लोअर वैल्यू एक्टिविटीज़ ही करते रह गए। एंड यहाँ पे हुआ ये कि जो जॉब्स क्रिएट हुई वो पुअर क्वालिटी की जॉब्स क्रिएट हुई, ठीक है ना। दीज वर द थिंग्स व्हिच वर देयर, है ना। आगे ऑथर ने कहा है कि व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन। तो ऑथर ने कहा कि मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। फर्स्ट इज गिवन द स्केल ऑफ अर्बनाइजेशन द फोकस ऑफ अर्बन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम शुड बी इन कोऑर्डिनेशन विद द लोकल गवर्नमेंट। तो अब हमको एक अर्बन गवर्नमेंट के अर्बन लेवल पे, अर्बनाइजेशन के लेवल पे अगर हमको देखना है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो तो हमको लोकल गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। दैट विल बी द की टू सॉल्विंग द मेजर इशूज। तो की कहाँ रहेगी कि हम लोकल गवर्नमेंट को उसका पार्ट बनाएं, ठीक है ना। Then a major local initiative would be to design and implement employment intensive investment policies. तो local initiative, local level पे हमको क्या करना पड़ेगा? We should implement employment intensive investment policies. हमको employment intensive investment policies बनानी पड़ेंगी and these policies should embrace the initiatives of both private entrepreneurs as well as by the government. Okay? तो अब हमको यहाँ पे basically private entrepreneurs के थ्रू investment करवाना पड़ेगा, गवर्नमेंट का पब्लिक इन्वेस्टमेंट करवाना पड़ेगा, लोकल लेवल से हमको पूछ करके एक अच्छा प्लान बनाना पड़ेगा, तब जाकर के हम कहीं ना कहीं इसको दूर कर सकते हैं। थर्ड एलिमेंट है बेसिकली टू प्रायोरिटाइज द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हमको अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम करना पड़ेगा। अगर हम अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हैं तो ऑलरेडी जॉब्स नए क्रिएट होने लगेंगे, चाहे इन्वेस्टमेंट भी आने लगेंगे और जॉब्स भी नए क्रिएट होने लगेंगे, चाहे कंस्ट्रक्शन हो या इन सब चीज़ों में देखा जाए तो। इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑथर ने कहा कि जैसे कि पुअर अर्बन डवेलपर्स की हाउसिंग हो गई, रोड्स हो गई, सीवरेज हो गया, वाटर सिस्टम, ये सब इनएडिक्वेट है। इन सब को बनाने का काम शुरू तो करो। अगर आप इनको शुरू करते हो तो ना केवल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा बल्कि आपके वेजेस इंप्रूव होंगे, आप और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट इन बाकी सेक्टर्स में दे सकते हो और ज़्यादा इनकम जनरेट करवा सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि इंटरप्राइज फॉर्मेशन होगा, ये सारी चीज़ों की। देन फोर्थ एलिमेंट ऑथर ने कहा एन इमीडिएट लॉन्च ऑफ एन अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम। एक अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम लॉन्च करने की ज़रूरत है, जिसका बेसिकली मेन एम होना चाहिए, अभी कोविड-19 भी चल रहा है तो इसका मेन एम हो सकता है मेडिकल हेल्थ एंड सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का। तो इस तरीके की कोई स्कीम बनाओ कि मेडिकल हेल्थ एंड सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन जाए, ताकि आपका कोविड-19 पैंडेमिक और आगे आने वाली ऐसी कोई समस्या उससे भी हम लड़ सकें, प्लस एम्प्लॉयमेंट कैन बी जनरेटेड, मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट कैन बी जनरेटेड, ठीक है ना। ऑथर ने लास्ट में कहा कि मनरेगा अकेला बोझ नहीं ढो सकता है। अगर आपको लगे कि रिवर्स माइग्रेशन जो लोग गए हैं वो मनरेगा में काम कर लेंगे, तो मनरेगा अकेला बोझ नहीं ढो सकता। यू नीड सम अल्टरनेट फॉर दिस एंड हमको वही करने की ज़रूरत है कि हमको अब रूरल जॉब स्कीम है मनरेगा, हमको एक अर्बन जॉब स्कीम भी चाहिए एंड उसके बाद ही हम कहीं ना कहीं इन दोनों का बर्डन शेयर कर सकते हैं। भारतीयार द चैरिटियर ऑफ विजडम। अब यहाँ पे भारतीयार यानी कि सुब्रमण्यम भारती की बात की जा रही है। सुब्रमण्यम भारती स्टेटस जो कि उनकी जो एरा था उनका 1882 से 1921 के बीच में था। ही वॉज अ प्री एमिनेंट कल्चरल फिगर ऑफ मॉडर्न तमिलनाडु, रेस्ट प्राइमरली ऑन हिज पोइट्री। तो इनका जो मेजर वो कहा जाता है वो पोइट्री के फील्ड में कहा जाता है। सुब्रमण्यम भारती का स्टेटस जो है वो कल्चरल फील्ड में तमिलनाडु के, वो पोइट्री की फील्ड में, बट ऑथर ने कहा कि प्रोज के फील्ड में भी काफ़ी बड़ा उनका रोल था। अब यहाँ पे ऑथर ने उनके एक इंपॉर्टेंट काम के बारे में कहा है। देखो, भारती नेसेसरली एम्प्लॉयड प्रोज टू कम्युनिकेट एंड हिज राइटिंग्स इन स्वदेश मित्रन। स्वदेश मित्रन में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लिखा सुब्रमण्यम भारती ने। एंड इंडिया नाम की एक दूसरी थी वीकली, आई थिंक, उसमें भी लिखा तो उन्होंने स्वदेश मित्रन एंड इंडिया। एक इम्पॉर्टेंट जो वर्क है सुब्रमण्यम भारती का, उसका है ज्ञान रथम। ज्ञान रथम मतलब द चैरियट ऑफ विजडम, यानी कि विजडम का रथ, ज्ञान रथम द चैरियट ऑफ विजडम, याद रखिएगा इसको। तो ज्ञान रथम में बेसिकली यहाँ पे अब आपको जानने की जरूरत नहीं थी वैसे मैं बताऊँ, लेकिन ये आर्टिकल इतना अच्छा था, इसको पढ़ने के बाद मुझे अच्छा लगा।
तो उसमें कुछ चीज़ें थी ज्ञान रथम में, जैसे ज्ञान रथ पहले कहा जाता है वो उपशांति लोकम में जाता है, यानी कि द लैंड ऑफ नो वरीज, उपशांति लोकन में जाता है वो पहले, और वहाँ से उस रथ को इंटर नहीं करने दे रहा था, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपको उपशांति लोक में आना है, मतलब कि लैंड ऑफ नो वरीज में आना है, तो यू हैव टू लीव योर माइंड बिहाइंड। अब यू हैव टू लीव योर माइंड बिहाइंड मतलब यू हैव टू लीव द मटेरियल वर्ल्ड बिहाइंड। तो सुब्रमण्य भारती लिखते हैं कि वहां से फिर उस रथ को वापस लौटना पड़ता है। देन दैट रथ गोज टू गंधर्व लोकम, गंधर्व लोकम मतलब द वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस, वहां पे वो एंटर करता है गंधर्व लोकम में। इसके बाद अगर देखें यहां देखो, देन दैट एंटर्स टू सत्यलोकम और द लैंड ऑफ द ट्रुथ, एंड लैंड ऑफ द ट्रुथ इज नॉट अ हैप्पी प्लेस। देखो कितना ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन है, लैंड ऑफ ट्रुथ इज नॉट अ ब्यूटीफुल प्लेस। क्यों? बिकॉज यहाँ पे द पीपल आर दे आर इन अ क्वेस्ट फॉर ट्रुथ and it is a very challenging exercise. Finding truth is a very challenging exercise. Then the ज्ञान रथम it proceeds to the धर्म लोकम, जो आपका धर्म है, जो आपका कर्तव्य है, वहाँ पे फ्री मूव करता है. So these are the things which have been written in ज्ञान रथम. I hope you got clarity regarding this. अच्छा एक वो था फॉर अ डिफरेंट यार्डस्टिक. अब आप सबको पता है कि वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स निकालता है, बट रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने कहा कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स अब नहीं निकालेंगे फॉर द टाइम बीइंग. क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि उसमें कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं, उसमें कुछ गलतियां हैं जिनको कि सुधारने की ज़रूरत है. ठीक है ना. अब ऑथर ने कहा है कि बिल्कुल गलतियां तो है ही. क्यों गलतियां हैं, कहाँ गलतियां हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऑथर ने डिस्कस की है. ऑथर ने कहा कि देखो क्या होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए कई बार जो कंट्रीज हैं दे गो स्लैकिंग ऑन वेरियस रेगुलेशंस. उनको ये लगता है कि डी रेगुलेशन कर दो, चाहे इन्वायरमेंट हो, चाहे हेल्थ हो, यहाँ चाहे वर्कर्स की कंडीशन हो, उन सब में डी रेगुलेट करो. जितना डी रेगुलेट करोगे उतना अच्छा फ्रीली दूसरी कंपनीज काम कर पाएंगी. ये बात तो बिल्कुल सही है कि दूसरी कंपनीज फ्रीली काम कर पाएंगी, बट इसका देखो कितना ज़्यादा निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा कि आप अपने इन्वायरमेंट, आप अपनी रैंकिंग इंप्रूव करने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अपनी रैंकिंग इंप्रूव करने के लिए अपने इन्वायरमेंट को, अपने यहाँ के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने यहाँ के लेबर को कितना ज़्यादा आप परेशान करते हो. दूसरी चीज़ ऑथर ने ये भी कहा है कि वर्ल्ड बैंक का इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ग्रुप 2008 में था, एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट पैनल 2013 में था. दोनों ने लगभग 15 शॉर्ट कमिंग्स बताई थी इस इंडेक्स के अंतर्गत. और क्या वीकनेस है, जो ऑथर ने कहा कि जो सबसे बड़ी वीकनेस है वो है ट्रांसपेरेंसी एंड लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इन द स्कोरिंग. जो ट्रांसपेरेंसी की कमी है या ऑब्जेक्टिविटी की कमी है इनकी रैंकिंग में. रशिया की रैंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अचानक से, इंडिया की खुद की रैंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई. ठीक है ना. ये सारी चीज़ें हैं. दूसरी चीज़, द बिगेस्ट ड्रॉबैक इज दैट सोसाइटल कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया जाता. लिखते जाओ इसी तरीके से, सोसाइटल कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया जाता है, चाहे वो पोल्यूशन हो, चाहे वो वर्कर सेफ्टी हो, चाहे वो हेल्थ रिस्क हो. अब आप सबको पता है कि वो चाहते हैं जैसे कि इन्वायरमेंट क्लियरेंस जल्दी मिल जाए. इन्वायरमेंट क्लियरेंस जल्दी मिल जाए का मतलब क्या होता है कि इन्वायरमेंट या तो ज़्यादा इंपैक्ट हो, देखा ना जाए किसी प्रोजेक्ट के. अब अगर प्रोजेक्ट के इम्पैक्ट को ही नहीं देखा जाएगा तो उससे तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है. बहुत ज़्यादा नुकसान अगर होगा तो फिर वहाँ पे इन्वायरमेंट को इफेक्ट होगा. तो ये सारी चीज़ें नहीं देखी जाती है. चाहे वो राणा प्लाजा गारमेंट फैक्ट्री बांग्लादेश का इवेंट हो, देखो राणा प्लाजा गारमेंट फैक्ट्री में जो कोलैप्स हुआ था उसका, वहाँ पे अगर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिलता या देखा जाता तो शायद वो उसको रोका जा सकता था. ठीक है ना. दूसरी चीज़ ऑथर ने कही वो ये कहा है कि इंडियाज पार्लियामेंट इज कंसीडरिंग, अभी जैसे इंडिया की बात करें तो इंडियाज पार्लियामेंट इज कंसीडरिंग इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, ईआईए को पास करने की बात कर रहे हैं. अब ईआईए में कितने सारे डाइल्यूशंस कर दिए उन्होंने, है ना. तो ये भी एक चीज़ है जिसमें कि जिसको कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कवर नहीं करेगा. ठीक है ना. दैट इज द थिंग विच विल नॉट बी कवर्ड. द सेंटर एंड स्टेट्स इन इंडिया मस्ट वर्क इन कंसिडरेशन वर्कर्स वेल बीइंग वाइल कंसिडरिंग चेंज इन द लेबर लॉ. अब लेबर लॉज को चेंज करना क्या बोलता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बोलता है आप लेबर लॉज को इजी करो, ऐसा करो, ज़्यादा रेगुलेशन मत करो. लेकिन रेगुलेशन मत करो का मतलब ये थोड़ी कि आप लेबर्स के बारे में सोचना बंद कर दोगे. यू हैव टू थिंक अबाउट द लेबर. आपको लेबर के बारे में सोचना तो पड़ेगा, आपको उनके बारे में अच्छे काम तो करने पड़ेंगे. अब एक और चीज़ यहाँ पे हाईलाइट की जाती है, जैसे ऑथर कहते हैं कि सर्वे यानी कि जो वर्ल्ड बैंक का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, वो कहता है लोअर टैक्स होनी चाहिए, लोअर टैक्स होनी चाहिए. बट लोअर टैक्स होनी चाहिए, बट क्या कंट्री का फिजिकल रिक्वायरमेंट मैटर नहीं करता है. अब इंडिया को चाहिए कि भाई थोड़ा टैक्स रेट ज़्यादा हो, थोड़ा ऐसा हो या वो, तो क्या हम अपने फिजिकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से टैक्स रेट रखेंगे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अपनी रैंकिंग इंप्रूव करने के हिसाब से. तो ये सारे कुछ इशूज़ हैं जो कि बेसिकली यहाँ पर हैं. यही सारी चीज़ें हाईलाइट की गई. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. तो ऑथर ने कहा कि ये अपॉर्चुनिटी हमको मिली है कि हम देखें और कुछ अपने मतलब कि ऐसी चीज़ें हैं जिनको देखना बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्जांपल कोई चीज़ हमारे हेल्थ को, हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे लेबर्स को, इन सबको इम्पैक्ट भी ना करे और हमारी रैंकिंग भी इम्प्रूव्ड रहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में. ये सारी चीज़ हमको मेक श्योर करना है.
अगली जो न्यूज़ है वो है यहाँ पे मेकेदातु प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। देखो, कर्नाटका टू सीक नॉड फॉर मेकेदातु प्रोजेक्ट। तो मेकेदातु प्रोजेक्ट की बात करें तो इट इज़ बेसिकली आपका कर्नाटका गवर्नमेंट द्वारा बनाया जा रहा है। इट इज़ मेकेदातु प्रोजेक्ट और ये रामनगरम डिस्ट्रिक्ट में है अक्रॉस द रिवर कावेरी। ओके, और तमिलनाडु इसका अपोज करता है, मेकेदातु का अपोज करता है। तो अगर आपसे कहीं पूछा है कि मेकेदातु इज अ डिस्प्यूट बिटवीन विच टू स्टेट्स, तो आपको याद रखना है कर्नाटका एंड तमिलनाडु के बीच का डिस्प्यूट है, ठीक है ना। कावेरी रिवर इन्वॉल्व है और कावेरी रिवर की बात चली तो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ब्रह्मगिरी हिल्स, जो कि वेस्टर्न घाट इन द साउथ वेस्टर्न कर्नाटका स्टेट, वहाँ से ओरिजिन होती है और तमिलनाडु के थ्रू होते हुए जाती है। एंड इसमें कुछ जो ट्रिब्यूटरीज हैं इंपॉर्टेंट, कबनी है, अमरावती है, नोइल है, भवानी रिवर है। दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ योर कावेरी की कुछ और ट्रिब्यूटरीज हेमावती है, लक्ष्मण तीर्था भी है। ओके, हेमवती एंड लक्ष्मण तीर्था इज ऑल्सो द ट्रिब्यूटरी इन दैट। तो अगर याद रखना कि बेसिकली मेकेदातु प्रोजेक्ट याद रखना कुछ एरिया को सबमर्ज करेगा, जिसमें से 63% जो है वो सेंचुरी वाला रीजन है। तो अब देखना है कि क्या इसका अप्रूवल मिलता है या नहीं मिलता, ये देखने वाली बात रहेगी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। क्वेश्चन आर गॉन। अब क्वेश्चन आर की बात चल रही है, तो क्वेश्चन आर क्या है? क्वेश्चन आर बेसिकली इट इज़ द लाइवलीस्ट आर ऑफ द पार्लियामेंट कहना चाहिए, जहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है स्टार्ड क्वेश्चन, स्टार्ड क्वेश्चन में एक एस्ट्रिक्स लगा रहता है। एक होता है अनस्टार्ड क्वेश्चन और एक होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। अब देखो, नॉर्मल जो क्वेश्चंस की नोटिस होती है वो 15 डेज की होती है, 15 दिनों तक नोटिस देना पड़ता है। बट शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में 10 दिनों तक का ही नोटिस दिया जाता है। ओके, 10 दिनों का नोटिस है तो भी वो क्वेश्चन सेलेक्ट हो जाते हैं। एस्ट्रिक्स वाले क्वेश्चन यानी कि स्टार्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक ओरल आंसर चाहिए। अब ओरल आंसर जिसमें चाहिए रहता है वहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द स्टार्ड क्वेश्चन। दूसरा जो अनस्टार्ड क्वेश्चन था वो मतलब कि उसमें रिटर्न आंसर चाहिए, रिटर्न रिप्लाई चाहिए रहता है। ये भी आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ और फैक्ट, जैसे कि कई लोग को ये डाउट रहता है कि केवल मिनिस्टर्स से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप किसी भी एमपी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिनिस्टर से जनरली पूछा जाता है क्योंकि दे आर हैंडलिंग सम पोर्टफोलियोज, बट यू कैन आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम एनी एमपी एज वेल। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है कि केवल और केवल मिनिस्टर से नहीं, बल्कि आप एमपी से ही पूछ सकते हैं। दूसरा है आपका 0R। 0R याद रखिएगा, एक इंडियन इनोवेशन है। 0R इज एन इंडियन इनोवेशन बिकॉज दिस फ्रेज इज नॉट मेंशन्ड इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर प्लस इट इज़ नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल, ठीक है ना। तो ये जो कंसेप्ट है वो हमने खुद का कंसेप्ट है। 0R का कंसेप्ट हमारा खुद का कंसेप्ट है एंड ये आपको याद रखना है कि ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं है, ठीक है ना। दैट इज अ थिंग व्हिच यू शुड रिमेंबर एज वेल। इसके अलावा मैंने आपको क्वेश्चंस के टाइप बता दिए एंड अभी रिसेंटली ऐसा हो गया कि सारे दिनों में क्वेश्चन आर होता था, बट इस बार क्वेश्चन आर को रिमूव कर दिया गया है बिकॉज ऑफ दिस। फिर मैंने आपको स्टार्ड अनस्टार्ड क्वेश्चन बता दिया है, ठीक है ना। नोटिस का पीरियड बताया 15 दिनों का होता है, लेकिन शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस में ये पीरियड केवल 10 दिनों का रहता है, ठीक है ना। तो ये भी याद रखेगा। 3 एग्री रिफॉर्म बिल्स इंट्रोड्यूस। तो अब 3 एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स बिल को इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन उसका अपोज बहुत ज़्यादा चल रहा है। क्यों अपोज चल रहा है? जब नॉर्मल बताता हूँ, अभी ये बिल्स की डिटेल नहीं है इसलिए यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा बताना इनके बारे में सही नहीं रहेगा। तो जैसे जो बिल्स आए, कहा जाता है कि उससे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रिगार्डिंग फैसिलिटेशन होगा और स्टेट का जो APMC एक्ट है उसको ओवरकम कर देगा, मतलब कि उसको ओवर पावर कर रहा है ये। तो यहाँ पे अपोज ये चल रहा है कि ये जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट सब्जेक्ट है। अब स्टेट सब्जेक्ट पे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है अगर, तो उसके ऊपर लॉ इस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट अगर पास करेगा तो फिर स्टेट्स की पावर को कर्टेल कर रहा है एक तरीके से, है ना। तो यही इसका अपोजिशन चल रहा है बेसिकली कि क्यों आप इस तरीके से काम कर रहे हो कि जो स्टेट का काम है उसको भी आप कर रहे हो, ठीक है ना। अभी जो 0R हुआ था उसमें कुछ चीज़ें डिस्कस की गई, ठीक है ना। 30 मिनट्स का कर्टेल्ड 30 मिनट्स 0R हुआ, मतलब 1 घंटे की जगह 30 मिनट का ही हुआ। और उसमें डिजिटल डिवाइड की बात की गई क्योंकि पैंडेमिक के बाद डिजिटल एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा अपने पंख फैला रहा है। लेकिन उसमें ऑथर ने कहा कि जो ये है डिजिटल डिवाइड है वो सोसाइटी को हैव्स एंड हैव नॉट्स में डिवाइड कर रही है। मतलब कि जिनके पास डिजिटल इक्विपमेंट्स हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट्स और ये सारी चीज़ें हैं, और जिनके पास नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं एंड ये डिस्कशन 0R में किया गया। द पैंडेमिक हैज़ नेसेसिटेटेड अ रिकन्सिडरेशन ऑफ द 42% डिवोल्यूशन। 15th फाइनेंस कमीशन याद रखिएगा कौन इसको हेड कर रहा है, इसको NK सिंह पैनल हेड कर रहा है, ठीक है ना। इसको NK सिंह हेड कर रहे हैं और वो रिपोर्ट देंगे अपनी फॉर द पीरियड अप टू 26 तक का, 2026 तक का जो पीरियड है 25-26 तक का, वहाँ तक के लिए रिकमेंडेशन देंगे ऑन 31 अक्टूबर, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा।
और यहाँ पे ऑथर ने कहा कि पैंडेमिक के आने से क्या क्या चेंज हुआ है। तो पैंडेमिक के आने से चेंजेस ये हुए हैं कि पहले जो हम कांस्टेंट ग्रोथ एक्नॉलेज करते थे, एक पीरियड में कांस्टेंट ग्रोथ, वो हम नहीं ले सकते। दूसरी चीज़ ये चेंज हुई है कि जो रेवेन्यू एजम्पशंस हम लेते थे वो बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो आ गया है उसके अंदर, कई सेक्टर्स में चेंज हुआ है, बहुत सारे सेक्टर श्रिंक कर गए हैं, तो ये चीज़ भी हमको कंसिडर करनी पड़ेगी। तीसरा जो है वो फिजिकल नंबर्स है, फिजिकल डेफिसिट और फिजिकल कंसोलिडेशन, दोनों बहुत ज़्यादा इशू में चलेंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि सारे स्टेट्स ऐसे हैं लगभग जिनका जो फिजिकल डेफिसिट का टारगेट था वो ओवरशूट हो जाएगा, तो हमको यहाँ पे भी एक पाथ चेंज करना पड़ेगा। एंड फोर्थ जो है कि हमको एक इंपॉर्टेंट हेल्थ सेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस ले जाएगा, तो इसीलिए एनके सिंह ने कहा कि जो 42% का डिवोल्यूशन है उसको भी हमको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से उसको डिवॉल्व करें ताकि जो स्टेट्स हैं वो इन सारी चीज़ों से बाहर निकल सकें। योशीहिदे सुगा सेट टू बिकम द जापान प्राइम मिनिस्टर। तो अब शिंजो एबे ने एब्रप्टली अपने 1 साल कंप्लीट करने से पहले ये कह दिया था कि ही विल नॉट बी एबल टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट द प्राइम मिनिस्टर, तो उनकी जगह अब योशीहिडे सुगा को लीडर बनाया जाएगा। ही विल बी द नेक्स्ट जापानीज प्राइम मिनिस्टर, इनका नाम याद रखेगा, ठीक है ना। आगे What's next for Palestine after UAE Bahrain deal with Israel? अब सबसे इंपॉर्टेंट आपको बता दूं कि इजराइल के साथ जो पहली अरब कंट्री थी जिसने कि पीस रिलेशंस इस्टेब्लिश किए थे वो थी इजिप्ट इन 1979। 1979 में पहली कंट्री थी इजिप्ट जिसने कि पीस रिलेशंस किए थे। एंड जब किया था तो कैंप डेविड समिट कहा जाता है, कैंप डेविड समिट उसको कहा जाता है, जब 1979 में किया था। फिर 1994 में आपका जॉर्डन यानी कि ओस्लो प्रोसेस के थ्रू गया था, ओस्लो प्रोसेस कहते हैं जॉर्डन को उसको। फिर इसके बाद अभी यूएई ने रिसेंटली किया है, यूएई ने अब्राहम अकॉर्ड साइन किया है, अब्राहम अकॉर्ड साइन किया है यूएई ने, और उसके 30 दिनों के अंतर्गत बहरीन चौथी कंट्री बन गई है जिसने कि पीस रिलेशन साइन किए हैं विद द इजराइल। इसके पीछे यूएस का बहुत बड़ा हाथ है, और ऑथर ने कहा कि मोरक्को, सूडान, ये सारी कंट्रीज जो है आगे आने वाले समय में हो सकता है कि पीस डील कर लें। लेकिन अब पैलेस्टीन का क्या होगा? देखो, पैलेस्टीन के लिए जो काम शुरू हुआ था वो अरब पीस प्रोसेस से हुआ था, अरब पीस इनिशिएटिव, जो कि सऊदी अरेबिया ने 2002 में इनिशिएट किया था। सऊदी अरेबिया ने 2002 में अरब पीस इनिशिएटिव कहा था, और उसमें ये कहा था कि बेसिकली इजराइल जो है वो अपनी जो 1967 के वॉर में वेस्ट बैंक, गाजा, गोलन हाइट को एक्वायर किया वो छोड़ देगा, प्लस पैलेस्टीन को एक्सेप्ट किया जाएगा विद ईस्ट जेरूसलम एज इट्स कैपिटल। लेकिन अब जब अरब कंट्रीज इस तरीके से मतलब अकॉर्ड साइन कर रही हैं, अब्राहम अकॉर्ड हो गया आपका इजराइल यूएई के साथ, देन आपका बहरीन के साथ इनका अकॉर्ड हो गया, तो ये सारी चीज़ें देख करके अब नहीं लगता कि कंट्री सीरियस है और पैलेस्टीन अब इसका अपोज कर रहा है। सो दैट इज द इशू दैट इज गोइंग ऑन, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं। सो ये यूएस ओपन जो जीता है, थिएम ने जीत लिया है यूएस ओपन को, सो याद रखिएगा। द ऑस्ट्रियन है ये, इज द 4th टाइम लकी इन अ मेजर फाइनल, इसको याद रखिएगा, थिएम। So he has won. So that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please do like, share, subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.